इस वीडियो में हम समझेंगे नौकरशाही दृष्टिकोण। शुरू करते हैं। परिचय। दुनिया भर में सार्वजनिक नीतियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लागू करने के लिए नौकरशाही एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी ऐतिहासिक जड़ें विभिन्न क्षेत्रों में हैं, जिनमें मौर्य, चीनी, रोमन, ओटोमन जैसे पारंपरिक साम्राज्य और मुगल, जापान और चीन जैसे पूर्व आधुनिक साम्राज्य शामिल हैं। रिग्स 1997 का कहना है कि ऐतिहासिक नौकरशाही राजाओं के हितों की सेवा करने और उनके क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए डिजाइन की गई थी, न कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में। प्रतिनिधि सरकारों के आगमन के साथ राजनीति और समाज के साथ इसका संबंध और अधिक जटिल हो गया है। नौकरशाही लोक प्रशासन का पर्याय है और इसका प्रबंधन अनुशासन की नींव बनाता है। प्रारंभ में इसका विश्लेषण एक सरकारी प्रणाली के भीतर प्रशासनिक एजेंसियों के रूप में किया गया था। बाहरी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, विधायिका और न्यायपालिका के साथ संबंध और आंतरिक आयामों, संगठन संरचना और प्रशासनिक एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर विचार करते हुए औद्योगिक समाजों के उदय ने तर्क, तकनीकी दक्षता, सटीकता, अधिकार और नियमों में आधुनिक परिवर्तनों के अनुकूल प्रभावी संगठनों की मांग की। J.S. जैसे विद्वान मिल, जॉर्ज W.F. हेगेल, कार्ल मार्क्स और गेटानो मोस्का ने नौकरशाही पर चर्चा की है, लेकिन पूंजीवाद के संदर्भ में मैक्स वेबर का दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नौकरशाही की प्रकृति। 1. ऐतिहासिक जड़ें। नौकरशाही का अकादमिक अध्ययन मैक्स वेबर, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक गुडनाउ, लूथर गुलिक, F.W. टेलर और अन्य के कार्यों पर आधारित है। मेयर और क्रॉस 2003 नौकरशाही एजेंसियों के कामकाज के संबंध में सैद्धांतिक सिद्धांतों और अनुभवजन्य समझ विकसित करने के निरंतर प्रयास का संकेत देते हैं। प्रारंभ में ध्यान पूंजीवादी समाज में नौकरशाही के संचालन पर था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक सेटिंग्स में नौकरशाही एजेंसियों की भूमिका की खोज पर जोर दिया गया। 2. नौकरशाही की प्रकृति पर 2 दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण नौकरशाही को लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए एक तर्कसंगत और विशेष तंत्र के रूप में देखता है, जो योग्य कर्मचारियों के माध्यम से आधार कार्ड, राशन भत्ता और पानी की आपूर्ति जैसी सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा दृष्टिकोण नौकरशाही को सत्ता के एक उपकरण के रूप में मानता है, जिसका उपयोग अपने सदस्यों या नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अक्सर नौकरशाही प्रणाली या विशिष्ट निहित स्वार्थों के हित में। 3. नौकरशाहीकरण और संगठनात्मक परिणाम। आइसेंस्टेट 1959 नौकरशाहीकरण को उसके प्रारंभिक उद्देश्य से परे नौकरशाही शक्ति के विस्तार के रूप में परिभाषित करता है। इस बात पर जोर देता है कि नौकरशाही में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू अंतर्निहित हैं। एंडलर 1996 नौकरशाही परिणामों पर परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण मार्गदर्शन और भूमिका स्पष्टता पर जोर देता है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कठोर नौकरशाही रचनात्मकता को दबा देती है और कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है। प्री वेबेरियन नौकरशाही आख्यान। 1. J.S. मिल का परिप्रेक्ष्य। J.S. मिल का निबंध प्रतिनिधि सरकार पर विचार 1861 वेबर के काम से पहले का है और नौकरशाही को सरकार के प्रत्यक्ष कार्य के रूप में परिभाषित करता है। कभी कभी नौकरशाहों को वास्तविक राज्यपाल के रूप में संदर्भित करता है। मिल योग्यता के आधार पर भर्ती, उम्मीदवारों की बुद्धिमत्ता, शिक्षा और सरकारी कौशल का परीक्षण करने की वकालत करता है और परीक्षणों के महत्व, पदोन्नति के नियमों, आदेश और जवाबदेही पर जोर देता है। वह नौकरशाही को अनुभव,
कौशल और ज्ञान की एक संस्था के रूप में देखते हैं। नौकरशाही के हस्तक्षेप के संबंध में राजनीतिक अधिकारियों पर सीमाएं तय करते हैं, जबकि नौकरशाही द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खतरों और मानव रचनात्मकता पर सीमाओं को पहचानते हैं। मिल नौकरशाही की भूमिका को पक्षपातपूर्ण राजनीति में एक तटस्थ इकाई के रूप में देखता है, जो नागरिकता और सामुदायिक भागीदारी पर शासन कथाओं में योगदान देता है, बहुहितधारक शासन के महत्व पर जोर देता है। 2. हेगेल का परिप्रेक्ष्य। G.W. फ्रेडरिक हेगेल अपने फिलॉसफी ऑफ राइट 1821 में सिविल सेवा को सरकार के एक आवश्यक तत्व के रूप में देखते हैं। इसे सामान्य इच्छा की सेवा करने वाले एक सार्वभौमिक वर्ग के रूप में देखते हैं। हेगेल की आधुनिक नौकरशाही की विशेषताओं में कार्यात्मक प्राधिकरण विभाजन, पदानुक्रम, पदधारी से कार्यालय का पृथक्करण, योग्यता आधारित भर्ती, निश्चित पारिश्रमिक और आम अच्छे के हित में प्रयोग किया जाने वाला अधिकार शामिल हैं। उन्होंने राजनीति प्रशासन द्वंद्व का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन संविधान को बनाए रखने में नौकरशाही की अपरिहार्य भूमिका पर जोर दिया है। 3. मार्क्स का दृष्टिकोण। नौकरशाही पर मार्क्स का दृष्टिकोण पूंजीवादी समाज के भीतर उनके राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उपजा है, जो सार्वभौमिक हितों के संबंध में राज्य और नौकरशाही की स्थिति पर विचार करता है। वह नौकरशाही को राज्य के दमनकारी चरित्र को प्रतिबिंबित करने वाले एक उपकरण के रूप में देखते हैं, जिसकी शक्ति समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग से उत्पन्न होती है। मार्क्स नौकरशाही के भीतर पदानुक्रमित और कार्यात्मक भेदभाव की आलोचना करते हैं, इसकी अक्षमता और ज्ञान को गोपनीयता में हेरफेर करने की क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। वह नौकरशाही की चालाकीपूर्ण प्रकृति पर जोर देते हैं, निष्क्रिय आज्ञाकारिता और यंत्रीकृत व्यवहार बनाने की इसकी प्रवृत्ति के बारे में आगाह करते हैं। 4. पावर एलिट अवधारणा। मोस्का और पेरेटो का प्रभुत्व वर्ग सिद्धांत अधिकारियों द्वारा शासित नौकरशाही के विचार के इर्द गिर्द घूमता है, जो सार्वजनिक प्रशासन और अभिजात वर्ग के प्रसार में इसकी भूमिका पर जोर देता है, जबकि मोस्का नौकरशाही को शासक वर्ग के अभिन्न अंग के रूप में देखता है। मिशेल इसके कार्य को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में उजागर करता है। वे सत्ता, प्रशासन और प्राधिकरण के समाजशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अगले खंड में नौकरशाही के वेबर के गहन अध्ययन के लिए आधार प्रदान करते हैं। मैक्स वेबर का नौकरशाही दृष्टिकोण। 1. प्रसंग और ऐतिहासिक विश्लेषण। वेबर का नौकरशाही का विश्लेषण प्रशासनिक संगठन को राजनीति और समाज से जोड़ता है, जो पूर्ण राजशाही, राष्ट्रीय संप्रभुता, औद्योगिक विकास और श्रमिक वर्ग परंपराओं जैसी ऐतिहासिक ताकतों के प्रभाव को दर्शाता है। आधुनिक समाज में एक कारक के रूप में तर्कसंगतता के उनके अध्ययन ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में तर्कसंगतता की गहरी पैठ पर जोर दिया, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में योगदान देता है। 2. आदर्श प्रकार की नौकरशाही। वेबर का नौकरशाही मॉडल समाज में वर्चस्व पर हेगेल और मार्क्स के दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें प्रभुत्व के एक बेहतर रूप के रूप में कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वह 3 प्रकार के प्रभुत्व की पहचान करते हैं: पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी तर्कसंगत, और कुशल और पूर्वानुमानित कामकाज के लिए तर्कसंगत सिद्धांतों पर आधारित संगठनात्मक संरचना की वकालत करते हैं। वेबर की नौकरशाही औपचारिक नियमों, पदानुक्रम, योग्यता आधारित भर्ती और प्रशिक्षण पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य तटस्थ और निष्पक्ष निर्णय लेने, व्यक्तिगत, तर्कहीन और भावनात्मक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना है। 3. वेबर के आदर्श प्रकार की आलोचना।
आलोचकों ने मॉडल की संरचनात्मक अक्षमताओं, पदानुक्रमित कठोरता, अस्पष्ट नियमों और अत्यधिक व्यय के साथ साथ इसके व्यवहारिक प्रभुत्व, गुप्त कार्यप्रणाली और तकनीकी तंत्र पर अत्यधिक निर्भरता पर प्रकाश डाला। पारंपरिक नौकरशाही मॉडल की समकालीन जटिल, गतिशील और वैश्वीकृत समाजों के लिए पुराना होने के रूप में आलोचना की गई, जिसमें विद्वानों ने विकेंद्रीकरण और उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाओं की वकालत की। 4. वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के निहितार्थ। वेबर के स्पष्टीकरण संगठनों के लिए एक तकनीकी डिजाइन प्रदान करते हैं, जो वर्ग या पंथ के बावजूद श्रम विभाजन, विशेषज्ञता, पदानुक्रमित संरचनाओं और सभी पर लागू होने वाले स्पष्ट नियमों पर जोर देते हैं। नौकरशाही को एक तटस्थ इकाई के रूप में देखा जाता है, जो सामंती सरकार से अलग है, जो अपनी अमानवीय प्रकृति की विशेषता रखती है, व्यक्तिगत और भावनात्मक तत्वों से मुक्त है, लेकिन अपनी शिथिलता और अधिकार के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए तंत्र की आवश्यकता के बारे में भी जानती है। पोस्ट वेबेरियन नौकरशाही आख्यान। 1. सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण। सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण नौकरशाहों की ट्रस्टी भूमिका को चुनौती देता है। वेबर की नौकरशाही में निहित नियंत्रण और जवाबदेही के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। अक्षमता, भ्रष्टाचार और कठोरता जैसी नौकरशाही की शिथिलता को उजागर करता है। सार्वजनिक चयन सिद्धांतकार एकाधिकारवादी व्यवहार को रोकने और सार्वजनिक हित सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकरण, उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाओं और बाहरी जांच और संतुलन की आवश्यकता की वकालत करते हैं। 2. नौकरशाही का सामान्य सिद्धांत। इलियट जैक्स का नौकरशाही का सामान्य सिद्धांत नौकरशाही के मानवीकरण और समाज के लिए प्रतिस्पर्धी सेवा के प्रावधान पर जोर देता है। इंटरैक्टिव भागीदारी और न्यायसंगत संबंधों के माध्यम से नौकरशाही शक्ति को अधिक प्रासंगिक और वैध बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। जैक्स की प्रतिस्पर्धा वर्गीकरण, आंतरिक संगठन, समय अवधि विवेक और वेबेरियन के बाद के परिप्रेक्ष्य की अवधारणाएं नौकरशाही और समकालीन समाज के लिए इसके निहितार्थों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो बहुलवादी संदर्भ में अनुभवजन्य सत्यापन की गारंटी देती हैं। इस वीडियो के नोट्स विवरण बॉक्स में दिए गए हैं, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।